हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले पॉइंट में हम लोगों ने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांसीसी क्रांति। तो अगला पॉइंट हमारा है कि 18वीं सदी, जैसे अभी हम लोग देखते हैं यूरोप का नक्शा देखते हैं, पूरे यूरोप का अभी हम लोग नक्शा देखते हैं। तो जो अभी नक्शा देखते हैं, क्या वही नक्शा पहले था? नहीं। 18वीं सदी के समय यूरोप का नक्शा आजकल की तरह नहीं था। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब वे राजशाहियों, डचियों और कैंटन में बटे हुए थे। अब ये तीनों चीज हम लोग समझते हैं। तो राजशाही का मतलब हो गया जिसपे निरंकुश राजाओं का शासन था। राजशाहियों का मतलब क्या हो गया? जिसपे निरंकुश राजाओं का शासन था। डच लोग अलग थे, अलग समुदाय के लोग थे। कैंटन अलग लोग थे। तो ये तीनों में समाज बटा हुआ था। तीनों का भाषा अलग था, संस्कृति अलग था, समुदाय अलग था। अगला पॉइंट है हमारा कि जो पूर्वी और मध्य यूरोप था उसमें निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। यानी कि जो पूर्वी और मध्य का यूरोप था वो निरंकुश राजतंत्र के अधीन था, और यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, सबकी अलग अलग भाषा होती थी। तो अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो यूरोप का जो समाज था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था हमारा कुलीन और दूसरा था मध्य वर्ग। तो क्या था कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे वे पूरे यूरोपीय महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली कुलीन वर्ग को ही माना जाता था। क्यों शक्तिशाली माना जाता था? जितना भी जमीन था, यानी कि जमीन का जो मालिकाना हक था वो इन लोगों के पास था, कुलीन वर्ग के लोगों के पास। तथा जितने भी छोटे जमींदार थे, छोटे व्यापारी थे, उन कुलीन वर्ग के अंदर काम करने का काम करते थे। तो हमारा पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था और जमीन का मालिकाना हक ज्यादातर इन्हीं लोगों के पास था। इस वर्ग के सदस्य साझा जीवन शैली का कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं तो बेटा कहीं और साइड में रह रहा है, अलग से रह रहा है, अलग घर लेकर के रह रहा है, तो घर के जो सदस्य थे वे अलग अलग रहने का काम करते थे। तो क्या था कि जो शक्तिशाली कुलीन वर्ग था, इनकी संख्या में ये लोग बहुत कम थे। अगला हम लोग देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी कि उदारवादी का मतलब क्या हुआ। तो जो राष्ट्रवाद का मायने था वो मध्य वर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ थी आजादी से, एक ऐसी जीवन शैली जिसमें सभी लोगों को बराबर का हक मिले। तो वही है हमारा आंसर कि नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो कि आपसी सहमति से बना हुआ हो, यानी कि लोगों के सहमति से बना हुआ हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, समाज में सभी लोगों को बराबर का हिस्सा मिले। ये था मध्यवर्गीयों की इच्छा। अगला पॉइंट है हमारा कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों से मुक्ति। बाजार से मुक्ति का मतलब है कि जो नियंत्रण था, यानी कि जो नियंत्रण कुलीन वर्ग के पास था अथवा जो तानाशाहों के पास था, उससे इन्हें आजाद पाना, उसको समाप्त करना उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी 18वीं सदी के दूसरे भाग में। इससे रिलेट करके हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि हम जर्मनी भाषा का उदाहरण लेते हैं। जर्मनी भाषी जो राज्य हैं 19वीं सदी के पहले भाग में उनका, तो क्या होता है कि वहां पे नेपोलियन का शासन रहता है। तो नेपोलियन का जो प्रशासनिक कदम था वो अनगिनत छोटे प्रदेश मिला के 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें क्या हुआ, सबका अलग अलग मुद्रा और नाप तोल प्रणाली था।
यानी कि जैसे ये हमारा डेस्टिनेशन है 200 किलोमीटर का, अगर यहाँ तक हमें दूरी तय करना है, यहाँ से अगर हम दूरी तय करें, यहाँ 1 किलोमीटर यानी कि मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर हम अपना यात्रा करते हैं सामान लेकर व्यापार के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे कम से कम 15 ऐसा जगह था, 15 प्लेस ऐसा था जहाँ पे टोल नाका था, टोल, वहां टैक्स चुकाना पड़ता था। यानी कि आप अपने पैकेट में अलग अलग नोट लेके जाइए, और सब जगह का प्रणाली भी अलग अलग था, यानी कि टैक्स भी अलग अलग था, सबका मुद्रा अलग था, यानी कि वो गांधी छाप, एक नेहरू छाप, अलग अलग प्रकार को आपको नोट की जरूरत पड़ता था। तो अगला पॉइंट है हमारा, यदि 1 एले कपड़ा, एले का मतलब हो गया वहां के अनुसार मीटर, यानी कि 1 एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में अगर खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर आपको मिलता। मेज में अगर मेंज एक जगह है, वहां पे अगर आप यूरोप का जगह है मेन, वहां पे अगर आप खरीदते तो 55.1, यानी कि 1 एले कपड़ा 55.1 मिलता सेंटीमीटर। यानी कि मापने का जो प्रणाली था सब जगह अलग अलग था, 39 राज्य 39 तरह का सब कुछ मापने का तरीका था, अलग अलग मुद्रा, मापने का प्रणाली अलग अलग था, समझ रहे हैं। और अगर न्यूरेमबर्ग में खरीदते अगर आप 1 एले कपड़ा तो आपको 65.6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ फायदा था। फ्राइबर्स में खरीदते तो 53.5 सेंटीमीटर मिलता। यानी कि जैसे अगर आप फ्रैंकफर्ट जाते हैं तो यहाँ पे अगर आपको खाना है बर्गर, पता नहीं उस टाइम बर्गर मिलता था कि नहीं मिलता था, अगर आपको बर्गर खाना है तो यहाँ पे मान लीजिए आपको अगर 500 रुपया देना पड़ रहा है, और गलती से दोस्त बोल दिया कि नहीं यहाँ का खाएगा फ्रैंकफर्ट में से, आगे चलो, तो आगे आपको कितना देना पड़ता, 500 से सीधे बढ़ जाता आपका, सीधे यहाँ 600 रुपया देना पड़ता। यानी कि पेट्रोल लगा सो अलग, टोल टैक्स लगा सो अलग, रेट बढ़ गया। अगर आप वही मेंज में खाते तो फिर 1 रुपया बढ़ जाता, यानी कि आपको यहाँ पे 501 देना पड़ता, यहाँ पे फिर 10 रुपया आपका बढ़ जाता, 510 रुपया देना पड़ता। उल्टा समस्या है। तो नेपोलियन के शासन में ये समस्या था। अब अगला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेडिकल, यानी कि रूढ़िवादी। तो क्या होता है कि 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो नेपोलियन को किसने हराया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, मतलब इतना शक्तिशाली था ये, मिल के इसको हराया नेपोलियन को। तो क्या हुआ कि जो हराने के बाद वहां के लोगों को रूढ़िवादी परंपरा यानी कि रूढ़िवादी शासन व्यवस्था अच्छी लगती थी। रूढ़िवादी का मतलब हुआ ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा यानी कि जो हमेशा सदियों से चलता आ रहा है, बड़े बुजुर्ग लोग जो काम करते आ रहे हैं, जो बदला नहीं गया है अभी तक, स्थापित संस्थानों यानी कि पहले के संस्थान और रिवाजों पर जोर देता था, और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक पर धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देना था। यानी कि स्लो, नीलेश मिश्रा का है ना 100 स्लो, यानी कि पूरा लाइफ स्लो, रूढ़िवादी परंपरा को अधिकतर मानने वाले लोग थे। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है क्रांति। तो क्रांति हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।